फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा इंटरैक्शन होता है, अगर आप पिछले लेक्चर्स को माइंड में रखोगे जिसमें हमने हार्मोन्स को डिस्कस किया था। एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सेक्रेशंस होती हैं वो बॉडी के तमाम ग्लैंड्स की हार्मोन्स की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये किस तरह से ये मैकेनिज्म इंटरेक्ट करता है कि बॉडी में तमाम ग्लैंड्स अपनी सेक्रेशंस को ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा करते रहते हैं। तो ये जो ज़रूरत के मुताबिक हार्मोन्स की प्रोडक्शन को एनहांस करना या डिक्रीज करना, ये फीडबैक मैकेनिज्म के कंट्रोल या फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर काम करता है। और ये फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, तो कंट्रोलिंग हार्मोन है या जो एक हार्मोन है जो किसी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, वो खुद ही अपने ग्लैंड को जाके कंट्रोल करता है। इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। मसलन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये खुद ही थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। लिहाजा बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दो सिस्टम एक ही वक्त में काम कर रही होती है फीडबैक सिस्टम मैकेनिज्म के अंदर। फीडबैक मैकेनिज्म में एक उसमें एक्सेलरेटर कहलाएगा और दूसरा उसमें इनहिबिटर कहलाएगा। एक्सेलरेटर जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा और इनहिबिटर जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। अगर एक हार्मोन बॉडी के अंदर किसी फंक्शन को स्टिमुलेट करे, एनहांस करेगा, तो वो कहलाएगा एक्सेलरेटर, जबकि दूसरा हार्मोन जो चेक करेगा वो इनहिबिटर कहलाएगा। लिहाजा ये दोनों मैकेनिज्म, एक्सेलरेटर तेज करने वाला प्रोसेस या स्लो करने वाला प्रोसेस, ये दोनों मैकेनिज्म फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। अब इसमें लिहाजा इससे हम ये बात ही डिराइव करते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ सेक्रेशन इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बिकॉज सर्टेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड टू द सोर्स, और इन अदर वर्ड्स इज फेड बैक सो दैट आउटपुट ऑफ द रिएक्शन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मसलन थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है या T3 या T4 हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हार्मोन वापस जाके ही अपने ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं, ये वापस से थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं। अगर बॉडी में ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स की थायरोक्सिन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा मिकदार एक सिग्नल भेजेगी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स की सेक्रेशन को कम करना शुरू कर देगा। इसको हम ये डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम में उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है, इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1 पर कि हम ये कहते हैं कि एट द लेवल ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस और जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कनेक्ट किए होते हैं, बॉडी के अंदर दो ही तरह के सिग्नल हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को बहुत जल्दी एक्टिवेट करते हैं। इसमें से एक तो सर्दी है और दूसरा स्ट्रेस है। सर्दी, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी या स्ट्रेस के अंडर हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो नर्व एंडिंग TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती हैं। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से
TSH प्रोड्यूस करता है, ये पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड से वहां से थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है और वहां से थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है। और ये जो थायरोक्सिन है ये बॉडी के तमाम सेल्स के ऊपर काम करेगा। बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की वजह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बॉडी के अंदर ATP की मिकदार ज़्यादा होगी, ज़्यादा ATP और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में, हीटिंग इफेक्ट होगा, बॉडी एमरजेंसी कंडीशंस के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ ये जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन की वजह से जो इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर हुआ है, ये जो हाई ATP एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल, ये दोनों जाके ब्रेन के ऊपर दोबारा से, ये जो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस का पार्ट है वहां पे जाके ये सिग्नल देगा। और हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो अपनी रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जब रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन कम करेंगे तो पिट्यूटरी लेवल से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम मिकदार में पैदा होगा। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम मिकदार में पैदा होगा तो थायराइड से थायरोक्सिन भी कम मिकदार में पैदा होगा। जब थायरोक्सिन से थायराइड से तो थायरोक्सिन कम मिकदार में पैदा होगा तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर फिर ATP भी कम मिकदार में प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। लिहाजा एक तरह से जो इसका आउटपुट था, जो इसका प्रोडक्ट था एनर्जी या ATP थायराइड ग्लैंड का, तो उस ATP ने ही रिवर्स सिग्नल से अपने आप अपने इस्तेमाल मैकेनिज्म को कंट्रोल किया। तो डेफिनेशन में यही हमने पढ़ा है कि एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कि जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को इनहिबिट करे तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। कि आउटपुट अपने ही सिस्टम को रोके काम करने से, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, अभी हम एक छोटा सा कंपैरिजन है यहाँ पे। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हम जिसे कहते हैं। उससे पहले हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन को भी डिस्कस किया था। तो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे एक कंपैरिजन आप लोगों से पूछा जा सकता है। गिव ए ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो दोनों हैं, बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स, दोनों के अंदर केमिकल मैसेंजर इन्वॉल्व होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने में। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड तक या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बोथ रिलीज द मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी। दोनों जो सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बॉडी में केमिकल सिग्नल ही रिलीज करते हैं। दोनों बॉडी की कोऑर्डिनेशन में मदद देते हैं। उसके अलावा दोनों सिस्टम खास स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देते हैं। ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ये बॉडी से बाहर भी हो सकता है। तो दोनों जो सिस्टम है ये फंक्शंस के लिहाज से ये बॉडी को एक होम्योस्टैटिक फंक्शंस को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। इनका फंक्शन यही होता है कि बॉडी के तमाम जो रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, कोऑर्डिनेशन वाली रिएक्शन है, मैकेनिकल रिएक्शंस हैं, उनको बैलेंस करना। उसके बाद हम अगर इसमें कंपैरिजन में न्यूरॉन्स की बात करें,
न्यूरॉन्स आपको पता है कि चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो, एसोसिएटिव न्यूरॉन हो या मोटर न्यूरॉन हो, ये तमाम के तमाम अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट है। उसके अलावा ब्रेन में एडिशनल सेल्स भी होते हैं जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। और न्यूरोग्लिया जो है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के अंदर जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर, ये नर्व एंडिंग से प्रोड्यूस होते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन, तो इन्होंने एक साइनेप्स को क्रॉस करना होता है, जिस जो हमने साइनेप्सिस के ऊपर भी अलग से पूरा एक लेक्चर था। तो साइनेप्सिस को क्रॉस करके ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने नेक्स्ट न्यूरॉन्स के अंदर एक नई नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं। और इसके अलावा ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनकी अलग कैटेगरी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इनकी अलग टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। और इनके जो रेस्पॉन्सेज हैं ये बड़े इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, फौरी रेस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की शक्ल में, जो सेल्स के ऊपर ट्रेवल करता है और अपने ये मुतलका टारगेट सेल्स की तरफ ये पहुंच जाता है। और इनके जो सिग्नल्स हैं ये बहुत फास्टर होते हैं, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं। विद इन एक सेकंड के जो है एक सेकंड में तकरीबन 100 मीटर या 120 मीटर डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर लेते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर का तो आप लोगों को बता दिया है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर इनमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में, बहुत विद इन शॉर्ट टाइम ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं। उसके बाद अगर हम हार्मोन के कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले हार्मोन का लिंक ब्रेन के साथ ही होता है। वहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जैसा कि हाइपोथैलेमस, तो वहाँ से कुछ रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जाके मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं और मास्टर ग्लैंड बॉडी के तमाम ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो तमाम के तमाम हार्मोन्स कहलाते हैं, जैसा कि इंसुलिन, एडीएच, जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये सारे के सारे केमिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ग्लैंड से और बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर जाके ये काम करते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये इनका जरा ट्रेवलिंग जरा स्लो होती है। ये क्योंकि ब्लड में उंडेल दिए जाते हैं तो इसको कुछ सेकंड्स लगते हैं अपने मुतलका टारगेट सेल्स तक जाने में। तो ये बॉडी के मिलियन ऑफ सेल्स को टच कर रहे होते हैं। जबकि हमें पता है जो न्यूरॉन्स के सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होता है विद इन मिली सेकंड। एक सेकंड की हजारों हिस्से से भी पहले वो न्यूरॉन का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो अपना काम कर चुका होता है। पर इनके भी इमीडिएट इफेक्ट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम इनका इफेक्ट ज़रा उनकी निस्बत स्लो होता है। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जैसा कि ग्रोथ हार्मोन्स, उनका इफेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कई साल या कई महीने लेता है अपना पूरा इफेक्ट शो होने में। अच्छा, इनके अंदर टारगेट सेल्स काफ़ी दूर होती हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है और वो कहीं जाके वो थायराइड ग्लैंड पे भी काम करता है, पेट में किडनी जो के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर काम कर रहा है, ओवरीज के ऊपर काम करता है, टेस्टिस के ऊपर काम करता है, पैंक्रियाज के ऊपर काम करता है। लिहाजा हार्मोन्स के टारगेट सेल्स ज़रा दूर होते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर टारगेट सेल करीब करीब ही होते हैं। इसको हम आज के सेशन का यहीं पे क्लोज करते हैं कंपैरिजन के ऊपर। इसमें कोई छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के हवाले से, लेकिन ये अगर आप लोगों को गुज़श्ता को 10 लेक्चर सारे आपको सही तरह से समझ आए इन्वॉल्विंग द एंडोक्राइन सिस्टम, इन्वॉल्विंग द नर्वस सिस्टम, किस तरह से इनकी कोऑर्डिनेशन होती है, इसके कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको ये कंपैरिजन याद करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए।
इसके 5 से 6 पॉइंट्स हैं, आपकी बुक में प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में ये दिया गया है, तो आप इसको वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। ये मेरे पास यहाँ पे स्लाइड में इतनी स्पेस नहीं थी कि यहाँ पे पूरा टेबल इंसर्ट कर, वर्ड ज़्यादा उसमें छोटे हो जाने थे। लेकिन यहाँ पे आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। कंपैरिजन के अलावा जो है ये फीडबैक मैकेनिज्म विद डायग्राम, ये लॉन्ग क्वेश्चन, हॉट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत से पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। ये 2019 के एग्जाम में मुल्तान या गुजरांवाला बोर्ड में इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आए थे। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो इसको आप लोगों ने खास तवज्जो देनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से भी डायग्रामेटिकली भी प्रिपेयर करना है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे लेक्चर?